मैं डॉक्टर विजय कुमार पटेल आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि प्राचीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता था। और उस स्वर्णकाल में एक शासक था समुद्रगुप्त, और उसने अपने जीवन के बारे में, अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अपने महामंत्री के माध्यम से एक प्रशस्ति लिखवाया था। उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति, पहली चीज तो प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति जो है वो प्राचीन समय में राजाओं के एक प्रकार के प्राख्यान है, जो कि इसको वो अपने अभिलेखों, शिलालेखों में या ताम्रपत्रों पर खुदवाते थे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो प्रशस्ति है वो एक प्रकार की राजा के जीवन परिचय है, जो कि उस समय अभिलेख या शिलालेख जो होते थे उसमें वो अपनी पूरी जीवन गाथा वो लिखवा देते थे। या फिर हम आत्मकथा भी कह सकते हैं। उस आत्मकथा को वो उस शिलालेखों या अभिलेखों में वो खुदवा देते थे, और इसी को प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का जो स्वर्णकाल था, यानी गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त ने की थी। चीनी यात्री इत सिंह जब भारत आया तो लिखता है कि उस समय चिलकितो यानी श्रीगुप्त ने चीनी भिक्षुओं के लिए उसने नालंदा में मृग शिखावन मंदिर नामक मंदिर बनवाया था। जब श्रीगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का दूसरा शासक बना वो बना घटोत्कच, जिसे महाराज घटोत्कच भी कहा जाता है। यह गुप्त वंश का दूसरा शासक था, और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र, रिद्धपुर ताम्रपत्र, और मध्य प्रदेश के रीवा में एक अभिलेख है, वो है स्कंदगुप्त का सुपिया अभिलेख। इन अभिलेखों में हमें गुप्त वंश का जो पहला शासक बताया गया वो बताया गया है घटोत्कच को, कि घटोत्कच था वो पहला शासक था। घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का जो पहला वास्तविक शासक बना वो बना चंद्रगुप्त प्रथम। ये 319 ईस्वी में शासक बना, 350 ईस्वी तक शासन करता था। और ये जब गद्दी पर बैठा तो उसी डेट को लेके एक संवत शुरू किया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। और ये पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, और इसके साथ साथ इसने एक वैवाहिक संबंध स्थापित किया, एक विवाह किया। वो थी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। क्योंकि हमें इस विवाह के बारे में जानकारी उसके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे, विवाह प्रकार या राजा रानी प्रकार, उसमें लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के द्वारा जो विवाह किया उसका ये साक्ष्य मिलता है उसके सिक्कों के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त वंश का जो महानतम शासक बना वो बना समुद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो शासक बना समुद्रगुप्त, ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का एक सुयोग्य पुत्र था। समुद्रगुप्त 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक ये गुप्त वंश का शासक था और महानतम शासक था। इसके कार्यों को देखते हुए
विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में, प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुने जाने का उल्लेख मिलता है। और समुद्रगुप्त ने अनेकों उपाधियां भी धारण की थी। उसमें एक उपाधि परम भागवत थी। उसने अश्वमेध प्रकार के सिक्के भी, मतलब अनेकों प्रकार के सिक्के भी जारी किए थे। और हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए हमें उसका जो कुमारामात्या या संत विग्रहक महाधननायक हरिशेर था, उसके द्वारा जो लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति है उस पर निर्भर है। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त की एक प्रकार से देखा जाए तो ये उसकी आत्मकथा है और समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का एक आईना है। और इसी के माध्यम से हम उसने जितने युद्ध किए, इतना अन्य भी कार्य किए, वो हमें इस प्रयाग प्रशस्ति में के माध्यम से मिल जाता है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति ये मूलतः ये कौशाम्बी में था। ये कौशाम्बी में था और इस प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराया था। ये उसी स्थान पर था जहां पर सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ स्थापित किया था। उसी अशोक स्तंभ पर ही ये प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जो कि कौशाम्बी में था। लेकिन जब मुगल वंश की स्थापना हुई, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया, उसके बाद हुमायूं बना, फिर द्वितीय अफगान वंश का शासक शेरशाह बना, और फिर इसके बाद जो मुगल वंश का जो महत्तम शासक बना सम्राट अकबर। सम्राट अकबर के समय उसके पुत्र सलीम यानी जहांगीर ने इस प्रयाग प्रशस्ति को, जो कि कौशाम्बी में था, तो उसने क्या किया, उसने उसको कौशाम्बी से उठा के उसको इलाहाबाद लाया और इलाहाबाद के किले में, जो कि अकबर के द्वारा स्थापित किए गए थे, इलाहाबाद के किले में उसको स्थापित करवा दिया गया। और ये प्रयाग प्रशस्ति 35 फीट ऊंचा एक गोल बालू का चबूतरा था। बालूदार एक गोल चबूतरा है, उस पर ये उत्कीर्ण किया गया। और इस 35 फुट ऊंचे जो गोल बालूदार चबूतरे पे जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें जो लाइनें हैं वो 33 लाइनें हैं, 33, मतलब 33 पंक्तियां हैं। 33 पंक्तियां इस प्रयाग प्रशस्ति में की गई हैं। और इन 33 पंक्तियों का जो लेखक था वो समुद्रगुप्त का संत विग्रहक या महादंडनायक या कुमारमात्या हरिसिंह था। हरिसिंह प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। लेकिन इस पे जो शब्द उकेरे गए हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, उसका जो लेखक था वो था तिलभट्ट। तिलभट्ट ने प्रयाग प्रशस्ति पे शब्दों को उकेरा या उत्कीर्ण किया। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत है, प्रांजल संस्कृत में लिखा गया है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और लिपि
नाम ही है। और इसमें जो लिखा गया है वो केवल गद्य में ही नहीं लिखा गया, गद्य के साथ साथ इसमें काव्य में भी लिखा गया है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें जो 33 लाइनें हैं वो गद्य के साथ साथ काव्य में भी हैं या पद्य में भी हैं। और उसको एक इसकी ये जो मिला जुला रूप है, ये मिश्रित रूप है, इसको चंपू शैली कहा गया है। मतलब चंपू शैली का मिला जुला रूप हमें इस प्रयाग प्रशस्त में दिखाई देता है। और प्रयाग प्रशस्त का जो प्रथम लेख है वो मौर्य सम्राट अशोक का है, जो उसने कौशाम्बी के जो भिक्षु संघ था उसमें जो विभेद हो रहा था, जो किसी बातों को लेकर वहां पे विभेद हो रहा था, और उस विभेद को, उस संघ भेद को रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था। वो इस प्रयाग प्रशस्त में लिखित है पहली पंक्ति में। और जब मुगल सम्राट अकबर शासक बना तो लाया उसको, कौशाम्बी से लाया था सलीम ने, जहांगीर ने। तो इसमें जहांगीर के, मौर्य सम्राट अशोक के, जहांगीर के, और जो अकबर के नवरत्नों में शामिल था बीरबल यानी महेशदास, उसके भी लेख मिलते हैं। और जहांगीर के जो लेख मिलते हैं ये फारसी भाषा में उसने लिखा गया है, फारसी भाषा में लिखा गया है। और इसको जहांगीर के लेख लिखने का जो कार्य किया था वो एक सुलेखक था, उसका नाम था अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम जो था ये जहांगीर के जो लेख है उसका सुलेखक था। जबकि प्रयाग प्रशस्त को वर्तमान में प्रकाश में लाने का श्रेय एक अंग्रेज विद्वान था, वो 1834-35 में उसने लाया था, उसका नाम था ए ट्रायर। ए ट्रायर नामक विद्वान था, उसने इस प्रयाग प्रशस्त को प्रकाश में लाया। जबकि एक विद्वान थे फ्लीट महोदय ने इस प्रयाग प्रशस्त को व्यवस्थित रूप से एक लेख में संपादित कराया। वो लेख था गुप्तकालीन लेख संग्रह में फ्लीट महोदय ने इस प्रयाग प्रशस्त को संपादित भी कराया, प्रकाशित भी कराया। और इन्हीं फ्लीट महोदय ने इस प्रयाग प्रशस्त को जो नाम दिया वो दिया मरणोत्तर अभिलेख। मरणोत्तर अभिलेख। इसके अलावा एक आधुनिक इतिहासकार हैं, महिला इतिहासकार रोमिला थापर। रोमिला थापर ने भी प्रयाग प्रशस्त को ऐतिहासिक पुनरांकन नाम दिया। ये जो प्रयाग प्रशस्त है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व, कृतित्व
एवं उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है और उसको एक आदर्श शासक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कुबेर की समान धनी समुद्रगुप्त को कुबेर की समान धनी और वरों की समान दानी, कुबेर के समान धनी, वरों के समान दानी, इंद्र के समान वीर और यम के समान दंडकर्ता कहा गया है। और गंधर्व समुद्रगुप्त जो था ये गंधर्व विवाह में बहुत कुशल था और गंधर्व विद्या में या गंधर्व विद्या में कुशलता के कारण या प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने गुरु बृहस्पति, नारद और तुम्बरु को भी लज्जित कर दिया था। मतलब गांधार विद्या में इतना प्रवीण था, इतना कुशल था कि बृहस्पति, नारद और तुम्बरु भी उससे लज्जित हो जा रहे थे। इसके साथ साथ हम इस प्रयाग प्रशस्ति में एक और पाते हैं, वो है राजसभा। राजसभा का भी उल्लेख हमें इस प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके साथ साथ हमें राजसभा का उल्लेख मिलता है और राजसभा के में जो सदस्य साबित होते थे उनको सभी कहा गया है, सभी सा भी कहा गया है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में हमें गंगा अवतर का उल्लेख भी हुआ है। गंगा अवतर का उल्लेख भी हुआ है और प्रयाग प्रशस्ति में हमें कुछ अस्त्र शस्त्रों की भी जानकारी मिलती है। तो उसका उल्लेख अस्त्र शस्त्रों की जानकारी या उसका उल्लेख किया गया है, जैसे सर यानी ये बाण होता है, सर यानी बाण। फिर शंकु, मतलब सांग एक प्रकार का अस्त्र होता था। परशु, परशु यानी कुठार। रास, रास यानी भाला। और असी, असी मतलब तलवार। और इसके साथ साथ हमें तोमर, तोमर यानी गहासा एवं अन्य इत्यादि या फिर अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का हमें उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का भी जिक्र मिलता है, उनका नाम मिलता है। वो है, पहला है संधि विग्रह, जो एक नाम लिया था समुद्रगुप्त का। संधि विग्रह जो था वो हरिशंकर था। संधि विग्रहक, ये जो संधि विग्रहक होता है ये संधि और युद्ध का या युद्ध और संधि का मंत्री होता था। और इस पद पर जो नियुक्त किया था समुद्रगुप्त ने वो था हरिशंकर, जो कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था। दूसरे प्रशासनिक अधिकारी का जो जिक्र मिलता है वो है खाद्य टपाकीक। खाद्य टपाकीक
ये जो खाद्य टपाकी होता है, ये राजकीय भोजनालय का प्रमुख होता था। और इस खाद्य टपाकी पद पर हर्षिया के पिता ध्रुवभूति को नियुक्त किया गया था। ध्रुवभूति को इस खाद्य टपाकी पद पर नियुक्त किया गया था, जो कि हर्षिया का पिता था। और अगला था, वो था दंडनायक, सॉरी महादंडनायक। जो महादंडनायक था, इसको एक हिसाब कह सकते हैं, ये पुलिस विभाग या दक्षिण विभाग का ये प्रमुख होता था। और अगला जो नाम मिलता है वो मिलता है कुमारामात्य। यानी कुमारामात्य जो था, ये एक प्रकार का उच्च अधिकारी था। इसकी तुलना हम वर्तमान में जिले का जो मुख्य अधिकारी होता है, जिलाधिकारी, उससे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें इस प्रयाग विशिष्ट में समुद्रगुप्त को कविराज एवं समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, और बहु कविता का रचयिता, कविराज एवं बहु कविता का रचयिता भी घोषित किया गया है। अब हम इसी समुद्रगुप्त की जो प्रयाग विशिष्ट है, इसी में हम अब उसकी विजयों का भी जिक्र करते हैं। जो उसकी विजयों को के बारे में भी हमें इस प्रयाग विशिष्ट में बताया गया है। और समुद्र की विजयों को जब प्रयाग विशिष्ट में बताया गया है, और इसकी जो उद्देश्य था, मतलब उसकी समाज विस्तार का या फिर अपने समाज को विकसित मतलब कि फैलाने के लिए या अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसका जो उद्देश्य था वो था संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। संपूर्ण पृथ्वी को बांधना, इसको एक शब्द में कहा गया, वो कहा गया है धराएं बंद। धराएं बंद यानी संपूर्ण पृथ्वी को बांधना। और इसकी जो पहली विजय थी वो थी उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय को यहाँ पे जो कहा गया है वो कहा गया है आर्यावर्त की प्रथम विजय। आर्यावर्त की प्रथम विजय, आर्यावर्त यानी उत्तर भारत की प्रथम विजय, जो कि प्रयाग विशिष्ट की 13वीं 14वीं पंक्ति में दिया गया है। पहला है आर्यावर्त की विजय, जो कि उत्तर भारत की 13वीं 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त उत्तर भारत की प्रथम विजय, आर्यावर्त की विजय के बारे में बताया गया है। और इसकी जो आर्यावर्त की उत्तर भारत की पहली विजय थी, इसमें इसने एक नीति अपनाया था, इसको तसबोधना की नीति कहा जाता है। इस नीति के माध्यम से उसने उत्तर भारत की विजय प्राप्त किया। यानी तसबोधना की नीति यानी कि पूर्णतः उखाड़ फेंकने वाला, मतलब पूर्णतः राज्यों को उखाड़ फेंकना और उनको मतलब विजित करना और उनको अपने समाज के अंतर्गत उनका विलय कर लेना। ये प्रयाग विशिष्ट की 13वीं 14वीं पंक्ति में लिख मिलता, और इसी पंक्ति में और इसी में उसकी आर्यावर्त की
जो पहली विजय थी, उत्तर भारत की पहली विजय थी, उसकी किन किन राज्यों पे उसने विजय प्राप्त किया तो उनका नाम भी मिलता है, जैसे अच्युत नागसेन, कोतकुलंज और गणपति नाग, इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमें उसी 14वीं पंक्ति में हमें एक और विजय यानी एक और अन्य राज्य का भी उल्लेख मिलता है, वो है पुष्पनगर यानी कान्यकुब्ज पर आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी विजय जो थी उसे दक्षिण की विजय थी। दूसरी जो विजय है वो है, ये उत्तर भारत हो गया पहला, दूसरा दक्षिण की विजय। दक्षिण में करीब उसने 12 राज्यों पर का उल्लेख मिलता है, जहां पे उसने ये 19वीं और 20वीं पंक्ति में ये दक्षिण पर विजय का उल्लेख मिलता है और करीब 12 राज्यों पर विजय प्राप्त करता है। और यहाँ पे उसने जो नीति अपनाई दक्षिण राज्यों के प्रति, उसे ग्राह मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। ग्राह मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है, यानी कि राज्यों को साम्राज्य में ना मिलाकर केवल टैक्स लेना, यानी कर लेना, उनको ग्राह मोक्षानुग्रह की नीति का तात्पर्य यह था कि राज्यों को साम्राज्य में ना मिलाकर उनसे टैक्स लेना और उन पर अनुग्रह दिखाकर उनको मुक्त कर देना। इसी को एक इतिहासकार थे हेमचंद राय चौधरी ने इस विजय को, यानी कि समुद्रगुप्त के दक्षिण के जो 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया, उसको धर्म विजय कहते हैं। और इसमें जो 12 राज्य थे उसमें पहला था वो था कौशल का जो राजा था वो था महेंद्र। महाकांता कौशल का राजा महेंद्र, महाकांता का राजा व्याघराज, कौरल का मंठराज और पृष्ठपुर का जो राजा था वो था महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर का राजा जो था वो था महेंद्रगिरी। और कुट्टूर का राजा स्वामी दत्त, एरटपल्ली का राजा दमन, कांची का विष्णुगोप, अविमुक्त का नीलराज, वेगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुश स्थलपुर का धनंजय। इसके अलावा उसकी जो तीसरी विजय थी वो उत्तर भारत की द्वितीय विजय थी, जिससे आर्यावर्त की द्वितीय विजय कहा जाता है। तीसरी विजय आर्यावर्त की विजय। दूसरी कह दीजिए उसे आर्यावर्त की दूसरी विजय। अब इस आर्यावर्त की जो दूसरी विजय करता है वो, इसका जो उल्लेख मिलता है वो 21वीं पंक्ति में मिलता है। प्रजासत्ताक की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त की द्वितीय विजय का उल्लेख मिलता है। और
जब दूसरी बार ये विजय प्राप्त करता है वहां पे, तो वहां के 9 राज्यों को विजय प्राप्त करता है। वो 9 राज्य थे: रुद्रदेव यानी यहाँ का शासक रुद्रदेव, रुद्रसेन तृतीय था, मत्तिल दूसरा, तीसरा नागदत्त, चौथा चंद्रवर्मा, पांचवा गणपति नाग, छठा नागसेन, सातवां अच्युत और आठवां नंदी और नौवां बलवर्मा। अब उसके बाद हमें प्राप्त में जो उसकी चौथी विजय का उल्लेख मिलता है वो है आठवीं राज्यों की विजय। 21वीं पंक्ति में आठवीं राज्य की विजय। 21वीं पंक्ति में हमें 8वें राज्यों की विजय का उल्लेख मिलता है। और इसकी जो नीति थी इसमें 8वें राज्यों को विजय करने का वो थी परिचारकीकृत। परिचारीकृत यानी परिचार या परिचारकीकृत, यानी इसका अर्थ होता था कि अपना सेवक बना लेना। मतलब इन 8वें राज्यों को अपना सेवक बना लेना। और ये जो 8वें राज्य थे ये इनका जो विस्तार था ये गाजीपुर से लेके जबलपुर के जो मध्य जो वन क्षेत्र थे, जो 8वें जो वन क्षेत्र थे उस पे इनका अधिकार था, उस पर विजय प्राप्त किया था। इसके बाद इसकी जो 5वीं विजय का उल्लेख मिलता है प्रशस्त में वो है प्रत्यंत। 22वीं पंक्ति में प्रत्यंत की विजय। प्रत्यंत यानी जो प्रत्यंत राज्य जो थे, प्रत्यंत राज्यों की विजय का मतलब ये है कि जो सीमावर्ती राज्य थे। प्रत्यंत राज्य का मतलब यहाँ पे है कि जो उसकी 22वीं पंक्ति में उल्लेख मिलता है कि जो सीमावर्ती राज्य थे उस पर विजय प्राप्त किया। और इन सीमावर्ती राज्यों में 2 प्रकार के राज्य थे, एक जो गणराज्य थे और दूसरा जो था वो राजतंत्र। तो 5 राजतंत्रों पे विजय प्राप्त किया और 9 गणराज्यों पे, यानी कुल 14 राज्यों पर विजय प्राप्त किया। जो 5 राजतंत्र राज्य थे वो थे समतट, डवाक, समतट, डवाक, कामरूप, कर्तिपुर, नेपाल। इनमें क्या था, नेपाल उसमें भारत के अंतर्गत था। इनमें राजतंत्र था, यानी उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित थे। ये राज्य जो थे उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर ये स्थित थे। यहाँ पे राजतंत्र का शासन था। इसके बाद 9 गणतंत्र राज्य, यानी मालव, अर्जुनायन, यौंधेय, मालव, अर्जुनायन, यौंधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, संकानिक, काक, खरपारिक। ये 9 जो राज्य थे ये गणतंत्र राज्य थे। और ये राज्य जो थे ये भारत के पश्चिमी सीमा पर स्थित थे। और प्रत्यंत यानी सीमावर्ती राज्यों पे विजय करने की उसकी जो नीति थी वो ये थी, सभी प्रकार के ये जो राज्य थे सभी प्रकार के कर देते थे, टैक्स देते थे और समुद्र की आज्ञा का पालन करते थे और उसको नमन भी करते थे। और नमन करने के साथ साथ वो राजधानी में भी आते थे। इसकी जो 6ठी विजय थी वो थी विदेशी राज्यों पर।
छठी जो विजय थी वो थी विदेशी राज्यों पर, यानी जो उसके राज में नहीं थे, जो कि पड़ोसी देश थे, उस पर विजय भी प्राप्त कर लिया। उसमें भी इसने एक नीति अपनाई, इससे आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, गरुमंडक, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, दान, गरुमंडक, स्विषय भुक्ति शासन, याचनायुपाय सेवा। आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुमंडक, स्विषय भुक्ति शासन, याचनानुपाय सेवा, अर्थात स्वयं सम्राट की सेवा में अपनी कन्या के साथ उपस्थित होना, स्वयं सम्राट की सेवा में अपनी कन्या के साथ, पुत्री के साथ उपस्थित होकर, इससे गरुड़ मुद्रा, गरुड़ जो महादेव का राजचिन्ह था, गरुड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा हित निवेदन करना। और इसी प्रयास में सर्वप्रथम हमें समुद्रगुप्त की गुप्त वंशावलियां भी दी गई हैं। अब ये तो उसका एक पक्ष होगा, लेकिन समुद्रगुप्त के प्रताप का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसमें हमें कुछ ऐसी कमियां दिखाई देती हैं, एक दो कमियां दिखाई देती हैं, जो कि उसने अपनी प्रयास में उसका उल्लेख नहीं किया, बल्कि अन्य समकालीन अभिलेखों या साक्ष्यों में उसका जिक्र मिलता है। तो इसमें जो पहली कमी दिखाई देती है कि इसमें, क्योंकि उसने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उस अश्वमेध यज्ञ का हमें इसमें कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उसके अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के जो मिलते हैं, उससे अनुमान लगता है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। दूसरी कमी थी कि जब समुद्रगुप्त 375 ईस्वी में जब उसकी डेथ हुई, उसकी मृत्यु हुई, तो उसकी मृत्यु का भी हमें यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उसकी समुद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे उसकी डेथ हुई थी और किन कारणों से हुई थी। इन सब का जिक्र भी हमें इस प्रयास में नहीं मिलता। फिर भी हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रयास है, और समुद्रगुप्त एक देखा जाए तो एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। धन्यवाद।